हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग पढ़ने वाले वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी पीटी 365 चल रही है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन है, आईआर की ये लास्ट लेसन होने वाली है। सारी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। 6 पार्ट आ चुकी है, ये 7 पार्ट है। तो इसमें हम लोग जो है रशियन लीड रिजोल्यूशंस को देख चुके थे साइबर क्राइम ट्रीटी के ऊपर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ आईएसआई, और इसके साथ साथ जितने भी रेस्ट ऑफ द टॉपिक है उसको यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग को प्रीवियस लेसन देखनी है या फिर पीटी 365 और भी सब्जेक्ट्स में देखनी है, तो आपको बस एक काम करनी है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन। हाँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्विज सेशन देख लेते हैं। लास्ट लेसन में मैं कुछ क्विज पूछी थी, उसकी आंसर बता देती हूँ, और आज के लिए आपके पास कुछ फ्रेश क्वेश्चंस होगी जिसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे टॉपिक पे। तो ये 5 क्वेश्चन में 5 जो पार्ट थी उससे मैं पूछी थी। फर्स्ट है कि आपको बताना है कि लोकेशन, यानी कि भशनचर आइलैंड जो है इसकी लोकेशन कहाँ है। सेकंड है कि ऑपरेशन इंसानियत क्या थी। थर्ड है कि आपको बतानी है कि इंडिया पार्टी है कि नहीं 1951 की कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी और इसकी 1967 की प्रोटोकॉल की। तो इसके बारे में बताना है कि इस कन्वेंशन का इंडिया पार्ट है कि नहीं है। साथ ही सकेतकर कमेटी ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको बतानी है। और यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी बात कही गई है, यानी कि आपको बताना है कि ये अमेंडमेंट कौन से एक्ट में हुआ है। यानी कि जो हम लोग जुरिस्डिक्शन से यहाँ पे इन्हेंस कर रहे हैं एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, एज ए ऑफिसर ऑफ एनआईए उनके पास अब पावर होगा कि स्केड्यूल जो ऑफेंसेस कमिट किया जाएगा इंडिया के बाहर, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करेंगी। और यहाँ पे जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के सब्जेक्ट में और डोमेस्टिक लॉ जो कि दूसरे कंट्रीज़ है उनके अकॉर्डिंग, तो ये अब पावर मिल चुका है एनआईए को। तो ये बताना है कि ये जो आपका इन्हांस किया गया है ये किस कानून के तहत इस अमेंडमेंट को किया गया है। अब आइए पांचों के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भशनचार आइलैंड की, तो न्यूज़ में की होती पहले ये देख लेते हैं। अराउंड 6000 से 7000 तक जो यहाँ पे रोहिंग्या रिफ्यूजी थे बांग्लादेश में, उनको रीलोकेट किया गया है और न्यू कैंप बनाई गई है, वो भी इस आइलैंड में। अब ये इस आइलैंड को जो है, बांग्लादेश की आइलैंड है और इसी के बगल में है, तो यहीं पे आइलैंड में जो है इतने रोहिंग्यास को जो कि आपका म्यांमार से मार के भगाया गया था, तो उनको अब यहाँ पे बांग्लादेश के एक बगल में आपका आइलैंड है उसी में यहाँ पे न्यू कैंप बनाया गया है। भशनचार, जिसको हम लोग तेंगर चार भी कहते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब इस मैप में आप लोग सोचेंगे है क्या, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, और यहाँ पे हमारी इंडिया हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये लोकेशन आप लोग बांग्लादेश की जो है, ये सारी बांग्लादेश की यहाँ पे रीजन है। ये वाली जो लोकेशन है इसको हम लोग कहते हैं भशनचार। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये वाली रीजन भशनचार, यहाँ पे आपकी चिटगोंग पोर्ट है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पे ये पूरी रीजन जो है ये आपका यहाँ पे बांग्लादेश वाला रीजन है। तो यहीं पे आपका एक आइलैंड है जिसमें कि सारे लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार में यहीं पे आपको जो है सितवे रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी रीजन याद रखनी है। अब आते हैं आगे, इसकी नाम भी याद रखना है। दो गो नाम है, एक तो आपके थेंगार चार है और एक भशनचर है। साथ ही अगर ऑपरेशन इंसानियत की बात करें तो ऑपरेशन इंसानियत भी इसी से रिलेटेड है। ये हमारे इंडिया के द्वारा चलाई गई है, और यहाँ पे क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो देखने को मिल रहा था, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजी जो है ना वो बांग्लादेश में गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्सटेंड करी है क्या, कि बांग्लादेश में इनको असिस्टेंस देने के लिए, यानी कि सहायता देने के लिए जो बांग्लादेश में लोग गए हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे रिफ्यूजी आए थे, लेकिन उन सबको हम लोग वापस डिपोर्ट कर दिए। और बात यह है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश में है उनको हम लोग यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो क्राइसिस हुई है उन पे हम लोग यहाँ पे जो है इंसानियत, ऑपरेशन इंसानियत चलाए हैं। इंडिया लीगली यहाँ पे डिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में जो रोहिंग्या लोग आ गए थे तो वापस से हम लोग म्यांमार उनको भेजे हैं, क्योंकि हम लोग इस कन्वेंशन के पार्ट नहीं है। 1951 कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी, अगर हम लोग इसके प्रोटोकॉल और इस कन्वेंशन के पार्ट होते तो हम लोग इसको जो है ये सारे कम्युनिटीज़ को, रोहिंग्या जो कम्युनिटीज़ है उनको हम लोग को अपनी ही कंट्री में शरण देना पड़ता। लेकिन क्योंकि हम लोग इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है तो हम लोग आसानी से जिस कंट्री से वो आए थे उनको वहाँ पे वापस भेज सकते हैं, और भेज भी दिए हैं। सकेतकर कमेटी की बात करें जो कि 2016 में इसका गठन हुआ था, इन्होंने अपनी ओपिनियन दी थी सीडीएस के ऊपर। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका चीफ डिफेंस जो आपका सर्विस बनाया गया है उसी के ऊपर इन्होंने अपनी ओपिनियन भी दी थी। अब ये जो आपका किया गया है, इन्हांस किया गया है एनआईए की जो पावर है, यानी कि जो भी अगर यहाँ पे आपका क्राइम अगर आउटसाइड इंडिया होती है तो उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है एनआईए। तो ये जो आपका अमेंडमेंट किया गया है ये एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, क्योंकि इसको आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो यूएपीए एक्ट जो आई है अभी 2019 की, तो इसमें भी जो है आपकी 2019 की, इसमें भी जो है एनआईए को पावर दिया गया है, अमेंडमेंट किया गया। तो दोनों एक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए इस तरीके की क्वेश्चन मैंने पूछी है। अब आज के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके 6 पार्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसको मिलाकर यहाँ पे बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है।
सेकंड है कि यहाँ पे बोडोज जो है ये ट्राइबल कम्युनिटी है, तो किस स्टेट की है ये आपको बताना है, जिसमें कि स्टेट की पॉपुलेशन का 5 से 6% इन्हीं से बनता है। फिर यहाँ पे आपको बताना कि कौन सी कंट्री है जो कि यहाँ पे फर्स्ट है जिन्होंने नो फर्स्ट यूज़ का जो रिजोल्यूशन है वो पास करी थी। तो इंडिया जो है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो अपनाती है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको दूसरी कंट्री का नाम बताना है जो कि पहली बार ये पहली कंट्री जो है इसको पास करी थी। नेक्स्ट यहाँ पे छावांग कुट और चापचूर कुट ये फेस्टिवल है किस ट्राइब की ये बताना है। बुदापेस्ट कन्वेंशन के बारे में बतानी है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। अब ये 5 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सिंपल है, इतना तो आप लोग को आना चाहिए। इसकी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल पे। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पे आपकी ISI वाली थी इसको हम लोग देख चुके हैं। तो बात करते हैं इस इंडेक्स के साथ। यहाँ पे रिसेंटली क्या है कि इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया है, वो भी सिडनी बेस्ड जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स को यहाँ पे रिलीज़ की गई है। अब सबसे पहली बात, तो कोई भी इंडेक्स आप पढ़ते हो तो 3 चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की गई है, सेकंड थिंग इसमें कि इंडिया का क्या रैंकिंग है, क्या पोजीशन है, एंड थर्ड थिंग कि इसकी क्या क्या पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि टेररिस्ट के बारे में यहाँ पे देखा जाएगा, किस कंट्री में कैसी टेररिज्म की आपकी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव समरी यहाँ पे दिया जाता है कि आज के डेट में ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहा है और टेररिज्म का पैटर्न कैसा है 2000 से। इसमें क्या है ना कि एक कंपोजिट स्कोर दिया जाता है, जिसमें कि एक ऑर्डिनरी जो आपको देखने को मिलेगा रैंकिंग यहाँ पे कंट्रीज़ को प्रोवाइड की जाती है कि वो कंट्री टेररिज्म से कितना ज़्यादा अफेक्टेड है। फिर अगर हम लोग बात करें 2019 की इंडेक्स से, तो जो नंबर है ग्लोबल डेथ का टेररिज्म से वो यहाँ पे कम हुआ है। 2018 में आप देखोगे तो 15.2% से कम हुई है, यानी कि नंबर ऑफ़ कंट्री जो कि यहाँ पे अफेक्टेड है वायलेंस से ये यहाँ पे ग्रो हुई है, लेकिन नंबर ऑफ़ डेथ्स जो यहाँ पे टेररिज्म के कारण है वो यहाँ पे घटी है। आई थिंक कि मैं ये भी टॉपिक को डिस्कस कर चुकी थी, बट कोई ना, चलिए देख लेते हैं। अफगानिस्तान है जहाँ पे तालिबान है वो सक्सीड करी है IS को, और ये आज की डेट में टॉप मोस्ट टेरर स्ट्राइकन कंट्री है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेररिस्ट है। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी सेटलमेंट नहीं है, गवर्नमेंट सेटलमेंट नहीं है, तालिबान बहुत ज़्यादा कब्जे कर चुकी है। इवन यहाँ पे US जो है अपनी ट्रुप्स को भी बाहर निकाल रहे हैं। तो पहले US का कहना था कि तालिबान को उखाड़ फेंकेंगे अफगानिस्तान से, लेकिन अब वो खुद ही यहाँ से भाग रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगा इराक, नाइजीरिया और सीरिया भी है। इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया को यहाँ पे 7th प्लेस में रखा गया है इस कंट्रीज़ में, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोस्ट अफेक्टेड है हम लोग टेररिज्म से। ऑब्वियस है, अब जिसका भी यहाँ पे आपका पार्टनर अगर पाकिस्तान जैसा हो, पार्टनर बोलूँ ये गलत है, नेबर अगर पाकिस्तान जैसा हो तो वो कंट्री कैसे सेफ रह सकता है, तो यही बातें इसमें कही जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे आपकी एक और इंडेक्स है। टेररिज्म में देख लिए कितना हल्ला मचाया, लेकिन अब यहाँ पे साथ ही साथ पीस इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, अगेन वही आपकी इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे 13 एडिशंस यहाँ पे दी है, वो भी ग्लोबल पीस इंडेक्स का। तो यहाँ पर टेररिज्म का हो या फिर शांति का हो, दोनों जो आपका यहाँ पे पब्लिश किया जाता है सेम इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश की जाती है। यहाँ पे कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है उनके लेवल ऑफ पीसफुलनेस की, कितनी शांति है उस कंट्री में। साथ ही यहाँ पे 3 थीमेटिक डोमेन है। लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी, यानी कि सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो कितना ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है। साथ ही यहाँ पे ऑनगोइंग जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, या तो हमारे कंट्री में कितना कॉन्फ्लिक्ट है और हम लोग दूसरे कंट्री के साथ कितना कॉन्फ्लिक्ट रख रहे हैं, या फिर मिलिट्रलाइजेशन, डिग्री ऑफ मिलिट्रलाइजेशन, यानी कि मिलिट्री कितनी ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल है और किस तरीके से काम कर रही है। ये 3 ऐसी यहाँ पे पैरामीटर्स है जिससे ये पता चलता है कि कंट्रीज़ जो है कितना ज़्यादा शांति में है, पीसफुल है। एवरेज लेवल अगर हम लोग ग्लोबल पीसफुलनेस देखें तो 5 सालों में ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। आइसलैंड की बात करें तो आज भी ये मोस्ट पीसफुल कंट्री है, और पोजीशन है कब से इसका, तो 2008 से कंटिन्यूस ये टॉप में है। तो सबसे ज़्यादा जो शांत जगह है और शांत कंट्री है वो है आइसलैंड। अफगानिस्तान की बात करूँ तो अगेन ये सबसे लिस्ट में है, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान की यहाँ पे हरकत है। साथ ही ये पहले सीरिया थी, क्योंकि ISI का दबदबा था सीरिया में, तो सीरिया में बहुत ज़्यादा अशांति जगह था, लेकिन आज की डेट में अब अफगानिस्तान आ चुकी है न्यूज़ में। इंडिया की रैंक की बात करूं तो इसमें थोड़ी ठीक हुई है हमारी, यानी कि हम लोग जो है ना, सॉरी ठीक हुई बोल रही हूँ, इसमें हमारी जो है रैंक डाउन हो गई है, क्योंकि हम लोग जो है अब यहाँ पे दुख हो गया है, सुख शांति है ही नहीं हमारे यहाँ। 2018 में 136 रैंक थी, वही 2019 में हमारी 141 हो गई है। इट मीन्स कि हमारी रैंकिंग और ज़्यादा पुअर हो गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि बिल है, ये है एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019। पायरेसी मतलब समझ रहे हो, मैरीटाइम पायरेसी, जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो अच्छे से समझ सकते हो, समुद्री चोर होते हैं, इनके बारे में यहाँ पे बिल लाया जा रहा है। अब ये बिल है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आपका जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है।
इस बिल में क्या क्या बातें रखी गई ये देखते हैं। सबसे पहला है कि मैरीटाइम पायरेसी को हम लोग को यहाँ पे प्रिवेंट करना है, और जो भी पर्सन है उसकी प्रोसिक्यूशंस भी करनी है, जो भी यहाँ पे रिलेटेड क्राइम से अगर है, यानी कि पायरेसी रिलेटेड क्राइम से अगर कोई भी यहाँ पे संबंध में है तो उनके बारे में यहाँ पे प्रोसिक्यूशन भी करनी है। साथ ही यहाँ पे पायरेसी क्या कहा गया है, पायरेसी कहने का मतलब है कि कोई गलत तरीके का काम जिससे वायलेंस हो, ओके, और डिटेंशन या फिर डिस्ट्रक्शन, जो भी यहाँ पे बर्बादी की गई है वो भी शिप को, एयरक्राफ्ट को, पर्सन को, प्रॉपर्टी को, और वो भी यहाँ पे प्रॉफिट प्राइवेट पर्पस के लिए, या फिर क्रू या फिर पैसेंजर जो भी प्राइवेट शिप की या फिर एयरक्राफ्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये पायरेसी में आ जाती है, यानी कि गलत तरीके से किया हुआ काम, या फिर कोई भी लोगों की बर्बादी, शिप की बर्बादी, प्रॉपर्टी की बर्बादी, एयरक्राफ्ट की बर्बादी, वो भी आपका प्राइवेट पर्पस के लिए, खुद के पर्पस के लिए, यहाँ पे जो आपके चोर वगैरह होते हैं समुद्री चोरे, उनको यहाँ पे जो है पायरेसी कहा गया है। साथ ही यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे एक प्रोवाइड किया गया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, जो भी कंसर्न हाई कोर्ट है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, ये हमारी जो है वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे इंडियन ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे 9 कोस्टल स्टेट हमारे यहाँ देखने को मिलेगा। ये गुजरात है, साथ ही महाराष्ट्र है, गोवा है, और यहाँ पे आपकी कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और साथ ही साथ यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल भी है। तो ये सारी ऐसी 9 स्टेट है। तो जिस स्टेट में यहाँ पे आपकी पायरेसी वगैरह होती है, जिस स्टेट का जहाज आ रहा है जा रहा है, अगर वहाँ पे पायरेसी हो रही है तो उसी स्टेट का जो हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंसल्ट करेंगे, और एक स्पेसिफाई करेंगे कुछ सर्टेन यहाँ पे कोर्ट कि वो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि जो पायरेसी से रिलेटेड जो भी क्राइम वगैरह हो रहा है उसको डील करें। अब मैरीटाइम पायरेसी और इससे रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी देख लेते हैं। हमारे कंट्री में ऐसा कानून तो आ चुका है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है। तो पायरेसी को डिफाइन किया गया है हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में, और ये आर्टिकल 101 है, जिसमें कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट ऑफ वायलेंस है, डिटेंशन है, डिप्रेडेशंस है, या फिर कमिट किया गया है प्राइवेट इंड के लिए, यानी कि प्राइवेट पर्पस के लिए, प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, यहाँ पे आपका जो कोई भी तरीके का कमिट किया गया है, और यहाँ पे प्राइवेट शिप को अगर किसी भी तरीके का नुकसान है, एयरक्राफ्ट को नुकसान है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपका अगेन जो हम लोग का डिफिनेशन है, हम लोग यहीं से डिफिनेशंस को उठाए हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये भी यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस को अडॉप्ट किए हैं, वो भी अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। फिर यहाँ पे जो अनलॉफुल एक्ट है उसको सप्रेस किया जा रहा है, और अगेंस्ट ये एक कन्वेंशन है, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन, ये भी यहाँ पे रोकती है और साथ ही पनिश करती है जो भी यहाँ पे मैरीटाइम नेविगेशन के सेफ्टी को थ्रेटन करते हैं, तो उनको यहाँ पे पनिश भी किया जाता है। उसके बाद सोलास भी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, ये मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड यहाँ पे रखती है कि जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्ट हो सके इक्विपमेंट या फिर ऑपरेशन हो रहा है कोई भी मर्चेंट शिप की, तो इसमें मिनिमम आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड रखा गया है। इसके साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे आईएमओ जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट को असिस्ट करती है। गवर्नमेंट जो है जिनके पास टेक्निकल नॉलेज की कमी है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है कि वो अपनी शिपिंग इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से सेफली और एफिशिएंटली चला सके, वो भी कैसे, तो इंटीग्रेटेड टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम एंड द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसके रिलेटेड भी देख लेते हैं, कुछ बातें हैं। ऑपरेशन संकल्प है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी ने लॉन्च करी थी ऑपरेशन संकल्प, वो भी पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ ओमान में। तो ये कहाँ वाला रीजन है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से आपका जो यहाँ पे वेस्ट एशिया है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ईरान है, फिर इंडिया वगैरह है, यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, फिर इंडिया है। तो ये वाली रीजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ओमान है और यहाँ पे येमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये आपका पर्शियन गल्फ हो गया, ये आपका जो है यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है ईरान हो गई। तो ये वाली जो रीजन है ना, यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था, जिससे कि हम लोग की इंडिया जो फ्लैग्ड वेजल्स है जो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजिक शिपिंग लेन से अगर पास करी थी, ये वाला जो एरिया है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखते हो ईरान है, साथ ही यहाँ पे येमेन है, सऊदी अरेबिया है यहाँ पे, और ओमान है, येमेन है। इस वाले एरिया से हमारी जो शिप पास करती है ना उसको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारी एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और यहाँ पे अफ्रीकन गल्फ, अरेबियन गल्फ रीजन भी माना जाता है। तो इसी को सेफ प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इंडियन फ्लैग्ड वेजल्स आ रही थी उसी में लोग जो है फंस गए थे, तो उनको यहाँ पे सेफ प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था।
और फिर है INS चेन्नई और INS सुनयन, जिसको कि डिप्लॉय किया गया था इस तरीके की मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन में। साथ ही साथ यहाँ पे एरियल सर्विलेंस भी किया जा रहा था इस एरिया में, और ये सारी चीज़ें जो है इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प में आपसे पूछा जा सकता है कि किस रीजन में है, तो ये ध्यान रखना है, पर्शियल गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। और साथ ही मेनली इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है। इसमें देख लीजिए, इस मैप में शायद आपकी आपकी क्लियरिटी निकल कर आएगी। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे छोटे छोटे कंट्री है जैसे कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ये UAE का पोर्शन है, ये ओमान है, ये आपका येमेन है, यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, ये ओमान है, और ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, यहीं से आपका निकलता है शिप, तो ये ध्यान रखना है। और ऊपर आप लोग देख सकते हो ये ईरान है, फिर यहाँ पे आपका इराक है, अफ़गानिस्तान हो गई, ये आपकी पाकिस्तान है, उसके बाद इंडिया वाला पोर्शन है, ये अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। ओके, अब आते हैं तो रीजन देख लीजिए। उसके बाद आप लोग को पता करना है कि ऑपरेशन संकल्प में जो है ये तो इंडियन नेवी की ये कंडक्ट कर रही थी, पहली बात, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तो ये जो है आपका ऑपरेशन संकल्प, ये है इंडियन नेवी के द्वारा। साथ ही यहाँ पे दो है, INS चेन्नई है और INS सुनैया है, जो कि दोनों को यहाँ पे आपका डिप्लॉय किया गया था इस रीजन में, वो भी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपका मैप भी दिया हुआ है, मैं भूल गई थी इसको। ये आपका हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे ईरान है, कतर है, और UAE है, ओमान है, साथ ही यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, तो ये सारी कुवैत है, ये सारी कंट्री देखते रहिएगा। अब यहाँ पे आता है केप टाउन एग्रीमेंट। तो इंडिया जो है अपनी इंटरेस्ट दिखाई है कि वो यहाँ पे रेटिफाई करेगी केप टाउन एग्रीमेंट को, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। वो भी किस लिए, तो फिशिंग जो वेसल्स होते हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। जो केप टाउन एग्रीमेंट है वो अडॉप्ट किया गया था IMO में 2012 में, जिससे कि जो गलत तरीके से इलीगल काम होता है, अनरेगुलेटेड और जो अनरिपोर्टेड फिशिंग होती है, यानी कि जो आप लोग मछली वगैरह पकड़ने वाला जो काम होता है, तो वो गलत तरीके से भी होती है, इलीगल होती है, अपने फ़ायदे के लिए, अनरेगुलेटेड है, बहुत सारी जगह ऐसे देखने को मिलेगा जो कि जिसको रेगुलेट नहीं किया जाता है। साथ ही अनरिपोर्टेड है कि कितने मछली को पकड़ा गया, क्या किया गया, तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे केप टाउन एग्रीमेंट आया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि केप टाउन एग्रीमेंट क्यों आया था, तो ये इलीगल फिशिंग को रोकने के लिए आया था। इस ट्रीटी में आप देखोगे तो मिनिमम सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे दिया जा रहा है फिशिंग वेजल्स को, और यहाँ पे जो मिरर ये किसका है, तो हमारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, इसी का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि साइड बाय साइड इसको चलाया जा रहा है। एक इंटरनेशनल बाइंडिंग ट्रीटी है, वो भी यहाँ पे मर्चेंट वेजल्स की सेफ्टी के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं इंटरपोल। व्हाट इज़ इंटरपोल? इंटरपोल जो है ये आपकी इंटरनेशनल पुलिस को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में रखा गया इंटरपोल। तो इंटरपोल जो है एक ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू की है, जिससे कि हम लोग फ्यूगिटिव जो सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन नित्यानंदा है, जो कि इंडिया से फ्लेड हो चुके हैं, फ्लीड हो चुके हैं लास्ट ईयर, तो उनके ऊपर ये एलिगेशन है रेप का और सेक्सुअल अब्यूज़ का। तो आप लोग को पता है कि फ्यूजिटिव मीन्स भगोड़े, तो यहाँ पे विजय माल्या है जो कि लूट के चले गए, नीरव मोदी है, अब अगेन यहाँ पे आपके नित्यानंदा है। तो नित्यानंदा, इन लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े चार्जेस हैं। तो अगर नीरव मोदी की बात करूँ, विजय माल्या की बात करूँ, तो ये दोनों जो है हमारे यहाँ के कई पैसे को लेकर भाग गए, यानी कि 900 करोड़ इस तरीके का घोटाला किए। अब ये नित्यानंदा है जिनके ऊपर रेप और सेक्सुअल अब्यूज़ का यहाँ पे आपका एलिगेशन है, चार्जेस लगा हुआ है, तो इंडिया से भाग गए। तो अब उनके लिए यहाँ पे ब्लू कॉर्नर नोटिस को जारी किया गया है। तो अब धीरे धीरे देखते हैं, पहले इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो इंटरपोल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी इस बार, तो इससे में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको 194 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। इसमें क्या है कि वर्ल्ड वाइड पुलिस और कॉपरेशन और क्राइम कंट्रोल होता है। हेडक्वार्टर इसकी फ्रांस में है और इसकी फाउंडेशन 1923 में हुई थी एज द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। ये एक इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट देती है, एक्सपर्टीज़ करती है, ट्रेनिंग देती है लॉ इन्फोर्समेंट को वर्ल्ड वाइड, और वो भी 3 मेजर एरिया ऑफ ट्रांसनेशनल जो क्राइम होती है, यानी कि टेररिज्म से, साइबर क्राइम से और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, ये तीनों से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपका काम किया जाता है। इंडिया भी इसकी मेंबर है। तो CBI जो है इसकी नोडल अथॉरिटी है जो कि एग्जीक्यूट करती है, और जो भी इवेंट्स होती है सारे इंटरपोल नोटिस की, यानी कि जो भी नोटिस को यहाँ पे इशू किया जाता है तो उसको हमारे कंट्री में कौन हैंडल करती है, तो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो है एक लेजियन ऑफिसर्स है, यहाँ पे हर एक स्टेट
पुलिस फोर्स में यहाँ पे आपको एक ऑफिसर देखने को मिलेंगे जो कि इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका नोटिस जारी किया जाता है तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत कलरफुल यहाँ पे नोटिस जारी किया जाता है। रेड नोटिस है, यानी कि अगर किसी भी अनवांटेड पर्सन को अरेस्ट करना है और उसकी लोकेशन ट्रैक करनी है तो रेड नोटिस है। येलो नोटिस है, यानी कि कोई अगर मिसिंग पर्सन है उसको अगर फाइंड आउट करनी है। ब्लू नोटिस है, यानी कि कलेक्ट करनी है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो भी पर्सन की आइडेंटिटी, लोकेशन, एक्टिविटीज़ जो भी वो क्राइम से रिलेटेड कर रहे हैं, तो ये ब्लू नोटिस है। और अभी एक जारी किया गया ब्लू कॉर्नर नोटिस, तो बोथ द नोटिस आर डिफरेंट। ओके, तो ये ब्लू नोटिस है, इट मीन्स कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे जानने का होता है। ब्लैक नोटिस है, यानी कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन का नोटिस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ग्रीन नोटिस है कि यहाँ पे वार्निंग प्रोवाइड करे और इंटेलिजेंस जो भी लोग हैं यहाँ पे। ऑरेंज नोटिस है कि यहाँ पे वार्न किया जाता है कोई भी इवेंट, पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्रोसेस को कि वो अगर यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी में अगर कोई भी थ्रेट लाना चाह रहे हैं, कोई भी तरीके का परेशानी लाना चाह रहे हैं तो उनको यहाँ पे वार्न किया जाता है। इंटरपोल सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस है और ये इशू किया जाता है ग्रुप के लिए, इंडिविजुअल के लिए, जो कि यहाँ पे टारगेट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्शन कमेटी के। एक अगेन यहाँ पे पर्पल नोटिस है जो कि अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर प्रोवाइड करना है, वो भी किसी ऑपरेशन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या फिर डिवाइस के लिए जो कि आपका क्रिमिनल चीज़ों से, आपका क्रिमिनल के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और इसी मेथड के लिए अगर यहाँ पे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसको यहाँ पे जो है पर्पल नोटिस आपका दिया जाता है। सिंपली है, अगर आप लोग को मिसिंग हो गए कोई इंसान तो उसको आप लोग कैसे ढूंढोगे, तो येलो नोटिस जारी कर दो। कोई आपको एडिशनल नोटिस चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी लोगों के बारे में, तो आप लोग जो है यहाँ पे ब्लू नोटिस दे दो। अगर आप लोग को किसी का लोकेशन ट्रैक करना है और अरेस्ट करना है तो रेड नोटिस दे दो। अगर कोई भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन है उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्लैक नोटिस दे दो। अगर आप लोग को जो है किसी भी तरीके का वार्निंग देना है तो ऑरेंज नोटिस दे दो। ग्रीन किस लिए है, तो यहाँ पे वार्निंग और इंटेलिजेंस है, जो कि कोई भी अगर क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पे कमिट किए, यानी कि कोई भी यहाँ पे क्रिमिनल जो अपराध किए हैं उनके लिए अगर इन्फॉर्मेशन और उनको अगर वार्निंग देना है तो यहाँ पे ग्रीन नोटिस दे दो। पर्पल नोटिस क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग को देना है या लेना है इन्फॉर्मेशन, वो भी किसी ऑपरेशन का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी डिवाइस का, तो ये भी आपका जो है ब्लू पर्पल नोटिस में होगा। ठीक है, तो इतनी नोटिसेस है, आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जिन्होंने अनाउंस करी है कि वो यहाँ पे न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ के एक न्यू डिवीजन्स को वो सेटअप करेंगे, जिसको कि यहाँ पे नेस्ट कहा जा रहा है, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज़ नेस्ट, ये देख लेते हैं। ये क्या है कि एक नोडल डिवीजन्स होगा जो कि काम करेगी मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में और ये इशू करेगी न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, कोई न्यू और अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज़ जो निकल कर आते उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग को फॉरेन पॉलिसी को एक्सेस करना है, इंटरनेशनल जो लीगल इम्प्लीकेशन है, यानी कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से जो इम्प्लीकेशंस होता है, इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीज़ों को देखना है और साथ ही टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्सेज को भी। उसके बाद नेगोशिएशन भी फैसिलिटेट करनी है कि किस तरीके से हम लोग इंडियन इंटरेस्ट को मल्टीलेटरल फोरम में सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गई, G20 हो गई। उसके बाद HR कैपेसिटी को भी क्रिएट करना है, वो भी मिनिस्ट्री के तहत, और ये है टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी वर्क के लिए। कोलैबोरेट करनी है फॉरेन पार्टनर्स के साथ, वो भी किस में, तो 5G के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। तो ये सारी बातें याद रखनी है। अब लास्टली हम लोग आते हैं, हमारी सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब ये है मिसलेनियस। मिसलेनियस कहने का मतलब है कि जितनी भी टॉपिक के अंदर हम लोग सब टॉपिक देख रहे थे, अगर वो इसमें फिट नहीं हो रही है और अलग से कुछ न्यूज़ है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी 1267, जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, जिनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है कि ग्लोबल टेररिस्ट है, वो भी यहाँ पे किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी के द्वारा, वो भी 2019 में ऐसा किया गया। तो अब ये कमेटी आपकी न्यूज़ में आ गई, अब इसके बारे में तो जानना ही पड़ेगा। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में और रिजोल्यूशन था, यानी कि 1267 जो है ना, ये रिजोल्यूशन नंबर था, इसलिए इस कमेटी के आगे ये नंबर को लगा दिया गया है। इसमें एक लिमिटेड एयर इम्बार्गो इम्पोज किया गया है, एसेट को फ्रीज़ कर लिया गया है, यानी कि वो अब कोई और कंट्री में नहीं जा सकते। और यहाँ पे जो मसूद अजहर की जो प्रॉपर्टी है, एसेट है, उसको भी फ्रीज़ कर लिया गया है, तालिबान पे जो भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेजर्स लिया जा रहा है, जो कि टारगेटेड एसेट्स को यहाँ पे फ्रीज़ किया जाएगा, उनके ट्रैवल को बैन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल और एंटिटीज़ के अगेंस्ट में जो आर्म्स एम्बार्गो है, यानी कि उनके पास आर्म्स वगैरह है, बारूद वगैरह है, जो भी उनके पास वेपन है, तो वो सारी चीज़ों को सीज़ किया जाएगा। 2011 में जो है यहाँ पे रिजोल्यूशन 1988 को अडॉप्ट करने के बाद ये कमेटी जो है दो तरीके से स्प्लिट हो गई। सबसे पहला है 1267 कमेटी, जो इसको अभी हम लोग अल कायदा सेक्शन कमेटी भी कहते हैं, और इनको मैंडेट किया गया था कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे वो सारे मेजर्स जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट में और एंटिटी जो भी यहाँ पे अल कायदा के एसोसिएटेड जो भी लेते हैं उनके अगेंस्ट में अगर कोई भी मेजर्स लिया जा रहा है तो उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
सेकंड है कि यहाँ पे आपका सेपरेट कमेटी थी जिसको इस्टेब्लिश किया गया था रेजोल्यूशन 1988 के साथ कि वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी अगर कोई भी मेजर्स यहाँ पे इंडिविजुअल के अगेंस्ट में और एंटिटीज़ जो भी तालिबान के साथ एसोसिएटेड है उसके द्वारा लिया जा रहा है तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि अलकायदा सेक्शंस जो है ये पूरी तरीके से अलकायदा एसोसिएटेड कोई भी यहाँ पे काम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में मेजर लेना है। और यहाँ पे अगर सेपरेट कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि तालिबान से एसोसिएटेड जितने भी एंटिटीज़ और इंडिविजुअल है वो अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में मेजर्स लेनी है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। फिर आते हैं रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5th एडिशन इस बार की हुई थी और एज़ यूजुअल न्यू दिल्ली में ही हुई थी। मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है जो कि यहाँ पे कमिट करती है कि मोस्ट चैलेंजिंग जो इश्यूज़ है जो हमारे ग्लोबल कम्युनिटी फेस कर रहे हैं उसको यहाँ पे देखा जाएगा। और ये हर एक साल होती है न्यू दिल्ली में और 2016 से ये लगातार हो रही है। ये आपका डिज़ाइन किया गया था ऑन द लाइन जो सिंगापुर की जो संग्रीला डायलॉग जो थी उसी के जैसा इसको भी यहाँ पे आपका जो है इसको लॉन्च किया गया था। जो डायलॉग है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर किया गया है कि मल्टी स्टेक होल्डर क्रॉस सेक्टोरल डिस्कशंस किया जाएगा जिसमें कि डिफरेंट कंट्रीज़ के हेड होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, साथ ही साथ मेजर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव होंगे और मीडिया और एकेडमिक के यहाँ पे मेंबर्स भी होंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमारे यहाँ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशंस के द्वारा ये होस्ट किया जाता है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको होस्ट करती है। रायसीना डायलॉग। ओके, अब यहाँ पे हांगकांग प्रोटेस्ट। तो हांगकांग प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तो इसके बारे में देखते हैं। ये आप देखोगे कि मंथ ऑफ प्रोटेस्ट था, पूरे महीने ये प्रोटेस्ट चला था एक कंट्रोवर्शियल प्लान को लेकर जो कि यहाँ पे आपका एक्स्ट्राडिशंस था वो भी मेनलैंड चाइना में। मान लीजिए कि हांगकांग है और चाइना है। हांगकांग में अगर कोई लोग अगर यहाँ पे गलती करते हैं ना तो उनको वापस चाइना में लाकर उनको सज़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके का कुछ कानून आ गया था जिससे कि हांगकांग के लोग जो है उनकी सहमति में नहीं थे तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक मंथ तक प्रोटेस्ट किए थे। डिटेल देख लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन लॉ है यानी कि दूसरे कंट्री से मेरी कंट्री के लोग हैं वो दूसरे कंट्री में चले गए हैं तो उसको एक्स्ट्राडिट करना है, उनको वापस लाना है। एक्स्ट्राडिशन लॉ जो है वो यहाँ पे आपका अप्लाई नहीं होती है सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर कंट्री जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में है। लेकिन ये जो प्रपोज चेंजेस है इससे क्या है ना कि अब यहाँ पे अलाउ किया गया है हांगकांग के गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं और किसी भी कंट्री से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्स्ट्राडिशंस के लिए कोई भी अगर क्रिमिनल सस्पेक्ट है। इवन कंट्रीज जिससे कि उनका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी वो साइन नहीं किए जिसमें कि मेनलैंड चाइना, ताइवान और मकाओ भी है। ये प्रोटेस्ट जो है ना ये फोकस करी है 1 कंट्री 2 सिस्टम्स डील का जो कि यहाँ पे हांगकांग भी इसको गवर्न किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम किसके बीच में है तो ये आपको देखने को मिलेगा कि चाइना और हांगकांग के बीच में है। व्हेन हांगकांग जो है वो हैंडेड ओवर करी गई थी चाइना को, वो भी 1997 में ब्रिटेन के द्वारा। तो दोनों साइड एग्री थे कि सिटीज़ जो है ना वो सेमी ऑटोनोमस रीजन रहेगी, वो भी बेसिक लॉ के तहत, और एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है इनका जो कि 50 साल का है, 50 साल के लिए है। साथ ही जो बेसिक लॉ है वो यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है हांगकांग में, और जो कि मोर पॉलिटिकल फ्रीडम है अगर हम लोग इसकी बात करें मेनलैंड चाइना से। रिसेंटली यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन करी है हांगकांग लॉ को जो कि ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट है, जिसमें कि ये मैंडेट किया गया है कि एनुअल रिव्यू किया जाएगा अगर कोई हांगकांग जो है उनके पास इनफ ऑटोनॉमी है कि नहीं कि वो अपनी जो है स्पेशल स्टेटस को यूएस के साथ वो जस्टिफाई कर सके। तो ये बातें थी हांगकांग का, याद रखिएगा। अब आते हैं ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 की है। सबसे पहले ध्यान रखना कि आईओएम के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है। 2019 के इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो है एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 217 मिलियन है, जो कि मोर देन हाफ ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट है जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। यानी कि इतने माइग्रेंट आपको 270 मिलियन देखने को मिलेंगे। इसके आधा जो 144 मिलियन है ना, इतने लोग तो यहाँ पे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ही रहते हैं। साथ ही टॉप डेस्टिनेशन देखोगे तो आज के भी डेट में यूएस है। हर एक कंट्री से लोग जो है ना यूएस जाना चाहते हैं और नियरली 51 मिलियंस तक यहाँ पे लोग जो है माइग्रेट करके गए। तभी तो ये डोनाल्ड ट्रंप मिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, और बाहर वाले लोगों को जो है वीज़ा देना बंद कर दिया गया था। इवन हमारे यहाँ की जो H1B वीज़ा है ये भी जो है ताक पे आ गई थी, इसको भी कम कर दिया गया था। अगर एस्टिमेट में देखें तो 52% जो है वो मेल है और 2/3 जो सारे माइग्रेंट है ना वो अराउंड 164 मिलियन है जो कि यहाँ पे जॉब के लिए एक यूएस आते हैं। इंडिया की बात करूँ तो वो भी आज के डेट में लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वो भी इंटरनेशनल माइग्रेंट का। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिको और चाइना है। सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ से निकल कर जाते हैं वो इंडिया से निकल कर जाते हैं।
इंटरनेशनल रेमिटांस की भी बात करें, रेमिटांस क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ के लोग जो है वो पढ़ने चले गए बाहर या फिर जॉब करने चले गए यूएस में वो अर्न कर रहे हैं, तो मेरी फैमिली तो इंडिया में ही है ना, तो मैं कुछ तो पैसे भेजूंगी। तो जो लोग वहाँ पे जाते हैं अर्न करते हैं वो पैसे वापस इंडिया में भेजते हैं, तो उसको रेमिटांस कहते हैं। तो हमारे यहाँ रेमिटांस बहुत ज़्यादा आती है, इवन हम लोग वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से माइग्रेंट भी ज़्यादा जाते हैं और हमारे यहाँ रेमिटांस भी ज़्यादा आती है। और ये इंक्रीज़ हो चुकी है $689 बिलियन तक है 2018 में। ये कुछ गलत फिगर मुझे लग रहा है, ये $69 बिलियन है। ओके, जहाँ तक कि मुझे याद है इतना ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो गया ये, तो ये $69 बिलियन होगा, $68 बिलियन, इतना आप लोग समझिए। जो टॉप 3 यहाँ पे रेमिटांस रेसिपिएंट है वो इंडिया है सबसे फर्स्ट में, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो $78.6 बिलियन है। और इसके बाद आपका जो है यहाँ पे मैक्सिको है। यूनाइटेड स्टेट की बात करूँ तो आज के भी डेट में टॉप रेमिटांस सेंडिंग कंट्री है, सबसे ज़्यादा यूएस ही भेजती है, और इसके बाद यूएई है और सऊदी अरब है। ठीक है, अच्छा ये इंटरनेशनल रेमिटांस कह रहे हैं, ओके ओके, तो देन इट विल बी $689 बिलियन, ये करेक्ट है। मुझे लग रहा था इंडिया का, तो इंडिया का आप देख सकते हो कि आज के डेट में बढ़ गया है, ये कितनी होगी $78 बिलियन तक का है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है और कंसर्न भी देखती है माइग्रेशन का। और ये कंसर्न सब जो एडवाइस किया जाता है ये गवर्नमेंट को, माइग्रेंट को किया जाता है, जिसमें कि इंटरनली अगर डिस्प्लेस्ड पर्सन है तो वो भी आते हैं। कहने का मतलब है कि इंडिया है, अब इंडिया में लोग जो है बिहार से महाराष्ट्र जा रहे हैं, बिहार से बेंगलोर जा रहे हैं, तो ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन हो गए। रिफ्यूजी हैं जो कि जिनको ज़बरदस्ती यहाँ पे भगाया जा रहा है, माइग्रेंट वर्कर है, यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, चलिए यूएस चलते हैं, वहाँ पे शायद अच्छी वाले काम मिल जाए। तो इस तरीके से लोग जो है ना वो सब कुछ यहाँ पे माइग्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में, और 2016 में जो है ना ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी यूनाइटेड नेशन की। इसकी हेडक्वार्टर अगेन स्विट्ज़रलैंड की जिनेवा में है, और ये काम करती है 4 ब्रॉड एरिया में। सबसे पहला माइग्रेशन और डेवलपमेंट देखती है कि माइग्रेशन और उसके साथ साथ डेवलपमेंट कितना है। माइग्रेशन को फैसिलिटेट करती है, रेगुलेट करती है, और फोर्स्ड माइग्रेशन को भी देखती है। IOM की बात करें तो यहाँ पे 173 मेंबर्स है, 8 ऑब्जर्वर है, इंडिया भी इसकी मेंबर कंट्री में आती है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, उसके बदले हमें रेमिटांस मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर है ही। अब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। एक है ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम। इसका एम है कि एक नया आइडिया बनाना है, साथ ही लॉन्ग टर्म प्रॉमिस करनी है, जिससे कि हम लोग रिफ्यूजी को और कम्युनिटीज़ को उनको हम लोग हेल्प कर सकें। जो फर्स्ट ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था कुछ कंट्रीज़ के द्वारा, जो कि है युगांडा, जापान, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन काउंसिल, और यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी एजेंसी, UNDP, OECD और वर्ल्ड बैंक। साथ ही इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है जो कि रिलीज़ करती है द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 रिपोर्ट। तो ये भी ध्यान रखना है। वैसे इतना छोटा छोटा जो घुस के इन्फॉर्मेशन होता है ये थोड़ा कम ही पूछा जाता है, जो बेसिक चीज़ें हैं ये, क्योंकि माइग्रेशन आज के डेट में हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी प्रॉब्लम है, तो इस पर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इस तरीके के इंडेक्स का ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आते हैं एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। इंडिया और ब्राज़ील के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुई है, इसको देख लेते हैं। वो किसके लिए हुई है, तो सोशल सिक्योरिटी। ये है एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी हम लोग किस कंट्री के साथ किए, तो इंडिया और ब्राज़ील के साथ किए। ब्राज़ील कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का फर्स्ट एक आपको कंट्री देखने को मिलेगी जो कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में है। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो है ये ब्रिक्स कंट्री है, तो इसके बीच में ऐसा कॉपरेशंस वाली जो बात है वो पहली बार हो रही है। अब डिटेल देख लेते हैं। ये जो आपकी SSA है, यानी कि ये जो आपकी यहाँ पे बातें हैं इसकी सोशल सिक्योरिटी, ये जो एग्रीमेंट है ये बायोलेटरल एग्रीमेंट है। कहने का मतलब है कि 2 ही कंट्री है इसमें, इंडिया और फॉरेन कंट्री है, जो कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी इंडियन की जो प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं बाहर। यानी कि अगर ब्राज़ील में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो है सेफ्टी प्रोवाइड किया जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और कॉम्पिटिटिवनेस भी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी इंडियन कंपनीज़ में। तो ये सारी बेनिफिट मिलेगी। सबसे पहला है कि डिटैचमेंट, यानी कि यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया जाएगा इंडियन वर्कर को कि वो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं तो उनको इनसे बाहर रखा जाता है। ये एग्जेम्पशंस जो है प्रोवाइड किया गया है ओनली किस केस में, अगर इंडियन वर्कर्स को यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इंडिया में अगर कवर किया गया है और उनको पे किया जा रहा है इसके अंदर, तो फिर यहाँ पे फॉरेन कंट्री अगर ब्राज़ील में वो जाते हैं तो उनको सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है उसके अंदर नहीं रखा जाएगा। ठीक है,
तो ये डिटैचमेंट है। सेकंड है कि एक्सपोर्टेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे इंडियन वर्कर को जो रेमिट करते हैं जितने भी एक्यूमुलेटेड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, तो वो अगर फॉरेन कंट्रीज़ में करते हैं, वो भी किस केस में, तो रीलोकेशंस जो कि इंडिया से या फिर थर्ड कंट्री से वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी हो रहा है, यानी कि इंडिया से वो बाहर जा रहे हैं और फिर वहाँ से वो दूसरे कंट्री भी जा रहे हैं, तो रीलोकेट हो रहे हैं। टोटलाइजेशन है, यानी कि अगर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि एग्रीगेटिंग रेसिडेंसी पीरियड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो कि कॉन्ट्रीब्यूशंस है आपके इंडियन वर्कर्स और प्रोफेशनल के द्वारा इंडिया में और फॉरेन कंट्री में, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट को भी वो क्वालिफाई कर सके। रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पे काम किया जाता है तो उनको टोटल यहाँ पे बेनिफिट मिले, तो इसको यहाँ पे टोटलाइजेशन कहा जा रहा है। एज ऑन डेट अगर देखें तो इंडिया इसको साइन कर चुकी है और ऑपरेशन में भी आ चुका है सोशल सिक्योरिटी आपकी एग्रीमेंट, वो भी 18 कंट्रीज़ है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक और डेनमार्क है। इसी से कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया ब्राज़ील एक्शन प्लान भी है, ये जो साइन किया गया है ये रिसेंट जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में आए थे तो उनके बाद यहाँ पे इंडिया ब्राज़ील एक्शन प्लान लाया गया। एक्शन प्लान में 6 मेजर एरिया है, किस किस जगह पे हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे और यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन है, देन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, सिविल एविएशन एंड एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, इन्वायरमेंट, टेक्निकल कॉर्पोरेशन, हेल्थ, डिफेंस, सिक्योरिटी, कल्चर एंड एजुकेशन, कंसुलर इश्यूज, सोशल सिक्योरिटी एंड लीगल कॉर्पोरेशन। तो ये 6 मेजर एरिया है जिसमें कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे। इंडिया और ब्राज़ील की जॉइंट कमीशन की बात करूँ, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चर कॉर्पोरेशंस, तो ये भी मेन फोरम होगा। साथ ही नेशंस की बात करें तो वो भी यहाँ पे टारगेट कर रही है कि $50 बिलियन तक का बायलैटरल ट्रेड होगा, वो भी 22 तक के बीच में, इंडिया और ब्राज़ील के बीच में। ओके, आज के डेट में कितना है दोनों कंट्री के बीच में, तो $8 बिलियन है, लेकिन ये 2022 तक 2 साल में यहाँ पे जंप होगा और $15 बिलियन तक का हम लोग टारगेट करेंगे। तो ये यहाँ पे बातें रखी गई है। अब यहाँ पे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जो न्यूज़ में रहती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम सब में बहुत पूछा जाता है, तो देख लीजिए। सबसे पहले नेम ऑफ द एग्जामिन एक्सरसाइज है और इसके बारे में, इंडो थाई कॉर्पेट, यानी कि इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी है, ये इंडियन नेवी में ये आपका हुआ है। उसके बाद सिटमैक्स है 2019 की, मैरीटाइम एक्सरसाइज है सिटमैक्स, यानी कि सिंगापुर और इंडिया और थाईलैंड है, SIT है ना, तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, सिटमैक्स। ओके, मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ। फिर ये मैत्री है, मैत्री क्या है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। फिर यहाँ पे आपका युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और US के आर्मी के बीच में। टाइगर ट्रम्प है, ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस है जो कि यहाँ पे आपकी इंडिया और US के बीच में। मालाबार 2019 देखें तो ये भी मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, जापान और US इसमें, मालाबार में, याद रखना है, ठीक है। फिर है यहाँ पे काउंटर टेररिज्म में टेबल टैप एक्सरसाइज, ये फर्स्ट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है जो कि क्वाड कंट्रीज़ की है। कहने का मतलब है कि क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन है, तो US, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसको सबसे पहले जो है ना, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे उनके द्वारा 2007 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए यहाँ पे प्रपोजल रखा गया था, लेकिन बन भी गया था, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया जो है इसको पुल आउट कर गई थी, यानी कि इससे निकल गई थी ड्यू टू चाइना के कारण। तो अब क्या है ना कि चाइना की जो वर्चस्व है वो बढ़ते जा रही है। वन बेल्ट वन रोड वाला जो फंडा है उनका, यानी कि पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर करना, तो ये भी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रही है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पे क्वाड कंट्रीज एक साथ आई है, यानी कि ये चारों आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक साथ आकर जो है यहाँ पे चाइना को टैकल करेगी। उसके बाद है TSENTR 2019, ये रशिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है उसका पार्ट है, एनुअल ट्रेनिंग साइकिल है ये। साथ ही यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम होस्ट रशिया, मिलिट्री कंटिजेंट आपको चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। तो पूछा जा सकता है, तो कंट्रीज़ का नाम आपको याद करना होगा। कुछ और यहाँ पे बातें ये हो जाती है ना कि इस तरीके का आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको आपको रट्टा मारना है। रट्टा मारने के अलावा तो इसका कोई भी आपका जो है ओर छोड़ नहीं है, तो इसको रट्टा मार लीजिए और बराबर देखते रहिए तो ही आप लोग को याद होगा। कंट्रीज़ का नाम तो आप लोगों को खुद ही घोंटना होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नोमैडिक एलिफेंट है, इंडिया मंगोलिया के बीच जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज शक्ति है जो कि यहाँ पे आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में है, आर्मीज़ में होती है। एक्सरसाइज गरुड़ा 6 है जो कि यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रेंच के एयर फोर्स के बीच में होती है। ये ध्यान रखना होगा कि दोनों कंट्री के बीच में आपका नेवी, एयरफोर्स या फिर आपका आर्मी, ये तीनों में से किसके बीच में एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज सूर्य किरण आपके यहाँ पे 14 है, तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में। एक्सरसाइज मित्र शक्ति है, तो ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में। स्लीनेक्स है, नाम से किसी किसी को पता कर सकते हैं, ये है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज संप्रीति है, ये हमारा इंडिया और बांग्लादेश के साथ ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जल एयर भर है, ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि नेवीज़ है, इंडियन नेवी और कतार के नेवी के बीच में।
दस्तलिक ये आपका फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। हैंड इन हैंड तो ये इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंद्र की बात करूँ तो ये इंडिया और रशिया है जो कि जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। तीनों सर्विस यहाँ पे इंक्लूड है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एक्सरसाइज इंद्रधनुष फिफ्थ की बात करूँ तो ये एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी फोर्स, रॉयल एयरफोर्स जो कि यूके की है। अजय वॉरियर की बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया और यूके है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंड स्पेस एक्स की बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया की स्पेस है वो सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज है। मिलान 2020 की बात करूँ तो ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया गया। ऑपरेशन हिम विजय की बात करूँ तो ये कंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा कि वो यहाँ पे ऑफेंसिव जो कैपेबिलिटीज़ है चाइना के अगेंस्ट में अरुणाचल प्रदेश में, तो उसको वो यहाँ पे टेस्ट कर सके। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिलेशन है, तो इसकी यहाँ पे हो गई समाप्ति। अब मैं क्या करती हूँ कि जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ आज उसकी आंसर बता देती हूँ, क्योंकि फिर ये तो लेसन होगा नहीं तो फिर आपको आंसर नहीं बता पाऊंगी। अब तक जिस लोग ने आंसर नहीं दिया है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी पॉज कीजिए, पहले आंसर दे लीजिए, फिर आप लोग मेरी बताए हुए आंसर को देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन पूछी थी, पहले फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रही। बोडोलैंड आपकी टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट की। बोडोस बताने की कौन सी यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी कौन स्टेट की है, तो ये असम की है। कौन सी कंट्री है जो कि फर्स्ट आपका पास की थी रेजोल्यूशन, वो भी नो फर्स्ट यूज़, तो ये है चाइना। चावांग कुट और चपचूर कुट की बात करूँ तो ये किस ट्राइब की ये आपकी फेस्टिवल है, तो ये कुकी ट्राइब से। उसके बाद बुदापेस्ट कन्वेंशन की बात करूँ तो ये जो आपका रिलेटेड है ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आंसर भी देख लीजिए। BTAD कंप्राइजेस यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है जो कि बोडोलैंड बनाने की बात की जा रही थी। तो बोडोलैंड आपका जो है नदर्न असम में बन रही है। यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक एक कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदलगुरी। बोडोज जो है ये आसाम की है, चाइना है फर्स्ट और कुकी ट्राइब से, और साइबर क्राइम है। ओके, तो ये आंसर भी आपको मिल गया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपकी 3 मैगजीन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी, इकॉनमी एंड IR। अब हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं, हमारे हाथ में 4 है। एक तो जियोग्राफी है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है और आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है। कल्चर में स्टार्ट करूँगी, वो भी यहाँ पे धीरे से ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सोशल इश्यूज़ है, 1-2 लेसन उसकी भी आएगी और कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मेनली ये 4 है जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और इसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग डेली लेसन देख ही रहे, एक दिन भी आपकी मिस नहीं हो रही है। मॉर्निंग में भी आपको मिल जा रही है कुछ लेसन, तो उसके कारण आपकी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी हो रही है। साथ ही हिस्ट्री की बात रही तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं हिस्ट्री की लेसन ज़रूर अपलोड करूँगी। वो मुझे रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, मेरे द्वारा जो रिकॉर्ड की गई थी वो यहाँ से डिलीट हो गई है, तो मुझे फिर से उसके लिए रिकॉर्ड करनी है, उसको फिर से बनानी है। तो मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो। ठीक है, आज के लिए बस इतनी। अगर गाइज आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ एनी काइंड ऑफ डाउट्स, क्वेरी, सजेशंस, यू कैन कमेंट मी एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।